हेलो, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई होगी हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसकी प्रॉपर जो पीडीएफ है नोट्स की वो आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम अल्टरनेटिव इमर्जेस टू कॉस्टली कैटलिस्टिक इन फार्मा। एक नई खोज हुई है कि एल्यूमिनियम को इस तरह बदला जा सकता है कि वह महंगे धातु जैसे कि पैलेडियम, प्लेटिनम और रोडियम है ना की तरह काम करें। आप इसमें ऐसे चेंजेस कर सकते हैं अब एल्यूमिनियम में कि ये जो महंगे धातु हैं इनकी तरह ये काम करना शुरू कर सकता है। कहाँ यूज़ होता है? दवाइयों में। हमारे पास बहुत कम होता है, हम 90% जो है आयात करते हैं। भारत इन सब धातुओं का 90% इम्पोर्ट करता है बाहर से। ठीक है, दवा और केमिकल इंडस्ट्री में ट्रांजिशन मेटल का इस्तेमाल होता है ना। तो ये जो धातुएं वो ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और कम मात्रा में मिलती है। ये दो इनके कुछ चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, हम इनका पूरा आयात बाहर से लगभग 100% ही हम बाहर से ही मंगवाते हैं। ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम कैसे मदद करेगा? सामान्य तौर पर एल्यूमिनियम एक ही रूप में रहता है, इसलिए अच्छा कैटलिस्टिक नहीं बन पाता। ठीक है, नहीं बन पाता है। तो वैज्ञानिकों ने इससे एक खास लिगेंड जोड़कर एल्यूमिनियम का व्यवहार बदल दिया। लिगेंड जोड़ दिया और इसका व्यवहार बदल दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम भी रिएक्शन तेज करने वाला कैटलिस्ट बन गया इससे। ठीक है, क्या करेगा? रिएक्शन तेज करेगा। इसके प्रयोग में क्या हुआ? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल एक खास रिएक्शन में किया गया और इस रिएक्शन को क्या कहा गया? बेंजीन रिंग्स। ठीक है, इस प्रयोग को क्या कहा? बेंजीन रिंग्स कहा गया। ये रिंग्स दवाइयों और कीटनाशकों को बनाने में महत्वपूर्ण होती हैं और कीटनाशक बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, कितनी सफलता मिली? लगभग 2290 बार रिएक्शन करवाया गया। ठीक है, और अभी भी महंगे मेटल जितना प्रभावी नहीं हो पाया है ये। कुछ दिक्कतें क्या है कि ये है ना हवा और नमी में ख़राब हो जाता है। नमी में ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही काम करता है और अभी सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन में सफल हुआ है। अब ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना? तो भारत हम महंगे धातु पर निर्भर है। ठीक है, हम महंगे धातु पर निर्भर हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं, सस्ता भी है ये। एल्यूमिनियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है और हमारी जो निर्भरता है अभी तक बहुत महंगे धातुओं पर थी, लेकिन एल्यूमिनियम हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, सस्ता भी है, तो आयात कम होगा, लागत घटेगी और अब दवाइयाँ भी जो है सस्ती होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, अब कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। नई खोज हुई है, क्या क्या है? एल्यूमिनियम का व्यवहार बदल गया। ठीक है, फिर महत्व क्या है इसका हमारे लिए? दवा और कीटनाशक में, है ना। तकनीकी पहलू क्या कह सकते हैं हम इसके लिए? रेडॉक्स कैटलिस्ट में भाग लेने लगा ये। प्रयोग और परिणाम भी बेंजीन रिंग्स का निर्माण हुआ। ठीक है, सीमाएं क्या है इसकी? हवा और नमी के प्रति जो है
संवेदनशील। और अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्तर पर है। भारत के लिए ये कि आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एल्यूमिनियम सस्ता और बहुत ज़्यादा उपलब्ध है हमें, तो इससे लागत घटेगी और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए अगली देख लेते हैं। चलिए ये न्यूज़ देख लेते हैं क्या इसमें। इस BASF आइडिया टू हैव रेप्टाइल्स इन रिवर अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर साउंड, है ना। BSF ने अभी क्या प्रस्ताव रखा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये प्रस्ताव रखा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर क्या किया जाए, वो जो जल जितनी सीमा है ना, जल वाली सीमा में पर जो नदियां हैं उसमें खतरनाक मगरमच्छ और सांप छोड़ दिए जाएं ताकि अवैध घुसपैठ जो है कम हो। ठीक है, क्या है पूरा मामला। BSF ने 26 मार्च को ये प्रस्ताव दिया। ठीक है, रेप्टाइल्स छोड़े जाएं नदियों में। उनका मानना है कि इससे कम लोग सीमा पार करेंगे और सीमा पार करने से डरेंगे। लेकिन जो कुछ विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है कि ये जानवर एक जगह नहीं रुकेंगे बल्कि आसपास के गांव में फैल जाएंगे, तो उन गांव वालों को प्रॉब्लम होगी, वो खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, फिर स्थानीय लोगों का संघर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर पर्यावरण बिगड़ सकता है ना। सुंदरबन जैसे इलाकों में पहले से ही मगरमच्छ है और जहरीले सांप मौजूद हैं। नए जानवर जोड़ने से प्राकृतिक असंतुलन बढ़ेगा। बिगड़ सकता है। ठीक है, जानवरों के लिए भी नुकसानदायक होगा ये। अपने क्षेत्र में रहते हैं मगरमच्छ जैसे जानवर और नई जगह पर जाने से उनके जीवित रहने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। घुसपैठ पर जो है असर कम ही पड़ेगा, क्योंकि जो घुसपैठ करते हैं उन्हें अधिकतर ये पता ही होता है कि कहाँ कौन से जानवर हैं और उन्हें कैसे बच के निकलना है। उल्टा फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। कुछ लोग इन जानवरों का शिकार करके खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि आइडिया व्यवहारिक नहीं माना जा सकता। इससे पर्यावरण, जानवरों और लोगों तीनों के लिए खतरा जो है हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारे GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके लिए हो सकता है। प्रस्ताव क्या था, बांग्लादेश सीमा पर नदी वाले हिस्सों में सांप और मगरमच्छ छोड़ने का सुझाव दिया गया BSF के द्वारा। घुसपैठ को कम करने के लिए किया गया था ये, लेकिन पर्यावरणीय चिंताएं जो है वो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष इससे बढ़ सकता है। जानवरों के लिए भी जोखिम है और इसकी जो प्रभावशीलता है वो थोड़ी कम नज़र आ रही है। तो अन्य समस्याएं थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा व्यावहारिक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। चलिए दूसरी देख लेते हैं। स्टेट्स अडॉप्ट सोलर टू कट पावर सब्सिडी। जो राज्य सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं बिजली सब्सिडी पर। मुफ्त में बिजली देना लोगों को, किसानों को। ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि क्या करें, सोलर पावर में हमें कन्वर्ट होना है। अभी राज्य क्या करते हैं, लगभग हर साल 2 लाख करोड़ की तो सिर्फ सब्सिडी देते हैं, है ना। मुफ्त बिजली खर्च करते हैं किस पर, किसानों पर और घरेलू उपभोक्ताओं पर। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार चाहती है कि सोलर ऊर्जा का उपयोग जो है ज़्यादा किया जाए। सरकार क्या कर रही है, PM कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए सोलर बिजली, खेतों के लिए। ठीक है, और PM सूर्य घर
ये योजना जो है घरेलू घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, ये 2 योजनाएं सरकार चला रही है ताकि क्या हो, खर्च कम हो सब्सिडी पर। ठीक है, भारत की स्थिति अभी क्या चल रही है, 535 गीगावाट कुल बिजली क्षमता है हमारी। सोलर से लगभग 150 गीगावाट आती है और लगभग 54% जो बिजली है वो नॉन फॉसिल स्रोतों से है, मतलब कोयला यूज़ नहीं होता है उसमें। यानी भारत सोलर ऊर्जा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अभी। महाराष्ट्र का उदाहरण भी इसमें दिया गया है। 2017 में एक योजना चालू करी थी, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना। ठीक है, आसपास के छोटे छोटे गांवों में क्या किया, प्लांट लगाए गए, सोलर प्लांट लगाए गए। फिर उससे क्या हुआ, किसानों को सस्ती सोलर बिजली मिली। राज्य का लक्ष्य जो है 16 गीगावाट का कर दिया इन्होंने। फ़ायदा क्या हुआ, महंगी बिजली की जगह सस्ती सोलर बिजली मिली और सरकार का जो सब्सिडी वाला खर्च था वो कम हुआ। लेकिन एक समस्या ये है कि सोलर उपकरण देश में बने, जो हमारे सोलर उपकरण हैं वो अभी भी हम बाहर से लेते हैं, चीन से आयात करते हैं। तो एक ही देश में बनना ज़रूरी है, ये चुनौती हमारे सामने। गरीब लोगों के लिए योजना क्या है कि सस्ती मुफ्त बिजली मिलती है कई परिवारों को सब्सिडी से, इसलिए वे सोलर लगाने में रुचि नहीं लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या है इसका कि पर्यावरण के लिए भी बेनिफिशियल है ये, है ना, सोलर प्लांट लगाना, सोलर प्लेट्स लगाना, और सरकार के ऊपर जो भारी सब्सिडी का बोझ है वो भी कम हो जाएगा। और अगर राज्य इसे अपनाते हैं इस तरीके को तो भविष्य में बिजली सस्ती और टिकाऊ हो सकती है। ठीक है, इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एन अल्टरनेटिव टू विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। ये क्या है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। ठीक है, किस बारे में लाया गया है, सरकार लाई है इसे NEP के तहत लाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए बनाया गया था ये। अब इसमें समस्या क्या नज़र आ रही है कि लगभग केंद्र सरकार जो है सब कुछ अपने हाथों में ले रही है, राज्यों की अनदेखी कर रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ और IIM IITs जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो भी अपने खुद के फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते। अब केंद्र सरकार का ज़्यादा नियंत्रण है इस पूरे बिल में देखने को मिला है, जबकि जो शिक्षा है वो राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। लेकिन अब इसमें ध्रुवीकरण नज़र आ रहा है, स्वायत्तता राज्यों की कम हो रही, केंद्र की ज़्यादा हो रही है ना। ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी का ज़्यादा हस्तक्षेप है कि शिक्षा सुधार का जो काम है शिक्षकों और विशेषज्ञों के बजाय सरकारी अधिकारियों को दे दिया गया। ठीक है, सामाजिक न्याय की कमी है कि SC ST और OBC के लिए आरक्षण और समान अवसर की कमी होगी। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है इससे, सरकार निजी कंपनियों का हस्तक्षेप करना चाहती है, इसमें बढ़ावा दिया गया। सरकार शिक्षा में अपनी जिम्मेदारी कम करना चाहती है और निजी संस्थानों पर अधिक डिपेंड रहना चाहती है। तो इससे क्या हुआ, शिक्षा जो है महंगी होगी। भारतीय ज्ञान के नाम पर एक तरफा विचार हो रहा है ये। सुधार क्या क्या होने चाहिए, राज्यों को बराबर हिस्सा मिले। ठीक है, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल SHECS को शामिल किया जाए। ठीक है, राज्यों की शिक्षा परिषदों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की जो भागीदारी है वो बढ़ानी चाहिए। किसी संस्थान को बंद करने से पहले जो है राज्य की अनुमति की आवश्यकता होनी चाहिए। मान्यता प्रक्रिया भी
पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। फंडिंग के लिए जो है अलग संस्थान बनना चाहिए। ठीक है, आउटपुट नहीं असर पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ रिजल्ट, नौकरी या पेटेंट नहीं, बल्कि जो समाज पर असर पड़ रहा है वो भी देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है कि एक तरीके की संवैधानिक चिंता देखने को मिली है कि केंद्र जो है सब कुछ अपने हाथों में ले रहा है, राज्य की भागीदारी को कम कर रहा है, केंद्रीकरण और स्वायत्तता में कमी है, राज्यों की सीमित भागीदारी देखने को मिल रही है। ठीक है, सामाजिक व न्याय समानता की कमी। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ में भी यही था कि ये कुछ प्रॉब्लम्स इसमें इंट्रोड्यूस किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस बिल में और कुछ सुधार दिए गए। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।